बच्चों आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस। हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसके दो इवेंट्स हैं, एक तो इवेंट कैपिटल ई और दूसरा इवेंट कैपिटल एफ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या है कि इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस कंडीशन क्या है कि इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड इज इक्वल्स टू 1 होगी। अब तुम ऐसे देखो, ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब तुम ऐसे देखो, अगर हमारे पास सैम्पल कोई भी इवेंट ले लो, वो तो आखिर सबसेट का ही ये होगा ना, सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होगा। कोई भी इवेंट ले लो, अगर जैसे यहाँ पे तुम देखो, इसमें जो हमने लिया था ना, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से बात को ना ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार इसको इरेज करते। ये बताओ, मैं इस इवेंट का, मैं ये हमारा सैम्पल स्पेस है, अब इस सैम्पल स्पेस का मैं कोई सा भी इवेंट ले लूँ, मान लो कि एक हमने ले लिया इवेंट ई ले लिया। इवेंट ई हमने क्या बोला कि एटलीस्ट 2 टेल अपीयर्स। टेल्स अकर्स, हमने इवेंट ई ले लिया, तो कम से कम 2 टेल आना चाहिए। तो कम से कम 2 टेल किस में है? एक यहाँ पे है और एक कहाँ पे? यहाँ पे है। और एक कम से कम 2 का मतलब कि 3 भी चलेगा, तो इसका मतलब एक यहाँ भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। तो इसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? एक तो हो गया हेड टेल टेल, दूसरा क्या हो गया? टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और तीसरा क्या हो गया? टेल टेल और टेल। ये 3 इवेंट हो गया। अब तुम ऐसे देखो कि ये मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल के बेसिस पर क्या लिया, हमने एक इवेंट ई लिया, इसमें हमने क्या बोला? कम से कम 2 टेल आए। अब तुम अगर मैं बोलूं कि ये इवेंट ई अकर हो गया, बात को सुनना ध्यान से, मैंने बोला इवेंट ई अकर हो गया, तो बताओ सैम्पल स्पेस की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इवेंट ई अकर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने 3 कॉइन्स को इकट्ठे फेंका, टॉस किया, तो इन तीनों में से कोई एक इवेंट आ गया, तभी तो हम बोलेंगे कि इवेंट ई अकर हुआ। अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो इन तीनों इवेंट्स में से कोई एक इवेंट आउटकम आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों आ जाएगा, तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? इवेंट ई अकर हुआ। तो जब इवेंट ई अकर हुआ तो सैंपल स्पेस के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इवेंट ई अकर हुआ है तो इवेंट ई का कोई भी एलिमेंट अकर करे तो सैंपल स्पेस तो 100% अकर करेगा, बिकॉज ये इवेंट ई आया कहाँ से? ये तो सैंपल स्पेस ही आया ना। तो इवेंट ई अकर हुआ तो सैंपल स्पेस अकर होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने बोला कि इवेंट ई अकर हो गया है, इवेंट ई अकर हो गया है, तो बताओ सैंपल स्पेस की के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑब्वियस सी बात है 1 हो जाएगी। सैंपल स्पेस तो अकर होगा ही होगा। अगर तुम उसको फॉर्मूले से देखना चाहते हो, उसको क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसे ही लिखते हो ना। तो एस इंटरसेक्शन एफ क्या? एस तो हमारा सुपर सेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? एस इंटरसेक्शन एफ की जगह क्या क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा, बिकॉज एस इज द सुपर सेट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोल रहा है, यही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ई और एफ कोई 2 इवेंट है और एस हमारा सैंपल स्पेस है, तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस अंडर द कंडीशन दैट इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रूफ भी किया हुआ है, देखो इसका क्या मतलब है? ये एस इंटर्स, इसका मतलब हुआ कि एस के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन क्या दे रखा है कि एफ जो है ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? क्या हम लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही लिखेंगे ना, फॉर्मूला तुम्हारा यही बनेगा। तो ये क्या होगा? एस इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या होगा? एस इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ अंडर द कंडीशन डेट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, 1 होगा। फॉर्मूले में देख लो, एफ इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल आईक्यू है। अगर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये अगर समझते हो कि इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा पी ए अपॉन बी, इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसका क्या होता है, ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को तुम समझते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिंपल आईक्यू है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 में। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि, प्रॉपर्टी 2 में आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए, एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट हमारे पास बी है, आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एफ, हमारे पास ए और बी दो इवेंट है किसी सैंपल स्पेस एफ के क्रॉसपॉन्डिंग, एंड एफ इज एन इवेंट, एक तीसरा हमारे पास इवेंट एफ है, ठीक है, इज एन इवेंट ऑफ एस, ये भी सैंपल स्पेस का ही होगा बिकॉज सैंपल स्पेस तो सुपर सेट होता है, और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल नहीं है। तब क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है, ए यूनियन बी की, क्या कंडीशन होना चाहिए कि एफ जो है हमारा ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना सेम फॉर्मूला, इसको अगर याद रखने के लिए मैं बोलूँ तो कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल ऐसे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उससे भी मैंने पहले तुम लोगों को शायद 11th क्लास में बताया होगा कि जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना सेट थ्योरी वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसमें n को हटा के p रिप्लेस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था ना n a यूनियन b, इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, ऐसे पढ़ा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेट वाले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट वाले फॉर्मूला उसमें n को हटा के p रिप्लेस कर दो तो प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, बस n को हटाओ p डाल दो, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे बात समझ में। फिर एक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ऐसे पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा पढ़ा था ना। अब अगर तुम्हें इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है, यहाँ से n हटाओ, 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 यहाँ से n हटाओ और यहाँ से n हटाओ, बस क्या डालना है यहाँ पे p, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये बन गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यहाँ p डालो, यहाँ p डालो, ये किसी भी जितने भी ये है ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट सबके लिए वैलिड है। अब ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था तुमको, 11th क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है, अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ तुम्हें। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम ए यूनियन बी को एफ से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एफ से डिवाइड कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दिया मान लो अल्फा से, राइट हैंड साइड अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो हम ऐसे लिखते हैं ना x अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन अल्फा। ठीक है, तो वही याद रखने के लिए, ऐसा कोई डिवीजन नहीं चल रहा है यहाँ पे, डिवीजन वाला बात नहीं है, याद रखने के लिए तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम क्या करो, एफ से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
गिवन, या इसको ए स्लैश पढ़ो, अंडर कंडीशन डेट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अंडर द कंडीशन डेट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक ऐसे लगा दो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इन पार्टिकुलर में क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए जो सेट है हमारा और बी जो सेट है वो अगर हमारा डिसजॉइंट सेट हुआ, ए सेट और बी सेट हमारा डिसजॉइंट हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब यहाँ पे क्या है यार, इसको समझो, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो चीज़ दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका जो ऐसे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो लिखा है ना हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अंडर द कंडीशन डेट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब एफ अकर्ड हो चुका है, तो एफ हमारा तो एक, यहाँ पे देख लो एफ क्या बोल रहा है, एफ कैसा एलिमेंट है हमारा, एफ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, इसका मतलब एफ हमारा एक नॉन नल इवेंट है। तो अगर एफ अकर्ड हो गया तो कोई ना कोई एलिमेंट तो आया होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि जब एफ अकर्ड हो गया तो नल इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नल इवेंट आ ही नहीं सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों, बिकॉज एफ हमारा क्या है, एफ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, इसका मतलब एफ हमारा एक नॉन नल इवेंट है। तो अगर एफ इवेंट आ गया तो नल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो एफ अगर नल होगा तभी तो हम बोलेंगे कि, फिर अगर नल होगा तो फिर एफ इवेंट क्या होगा, आएगा ही नहीं, अकर ही नहीं होगा, तो उसकी तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर एफ इवेंट अकर हुआ तो बताओ नल इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 0 है प्रोबेबिलिटी, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश एफ। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कब बनेगा वो बता रहा हूँ, ये हमारा कब बनेगा फॉर्मूला, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या हमारा डिसजॉइंट सेट है, तो ए और बी डिसजॉइंट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। तो यही बोला है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश एफ। ठीक है, अब इसको क्या किया है, प्रूफ किया है। ठीक है, एक बार चलो प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन डेट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो क्या होगा, अगर डेफिनेशन में ये वाला डेफिनेशन यूज़ करोगे प्रोबेबिलिटी का, कौन सा डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन यूज़ करोगे, तो हम अगर क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन डेट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी और एफ का ले लिया हमने कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो न्यूमरेटर में ले लिया और डिनोमिनेटर में क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हमने क्या यूज़ करेंगे, ये इसके अंदर यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे इसको एक इवेंट मानो, इसको एक इवेंट मानो, मान लो कि इसको इवेंट सी मान लिया, इसको इवेंट हमने डी मान लिया, तो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन एफ का ए इंटरसेक्शन एफ, इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन एफ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी या इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ऐसे हो जाएगा। तो वो ये आ गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, आगे बात डिवाइड में क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तीनों को अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ रख लिया, इंटरसेक्शन एफ लिख लिया, तो इसको ये जो चीज़ है और ये चीज़ तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना,
ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ। फिर ए इंटरसेक्शन बी को एक इवेंट मान लिया, मान लो इसको हमने सी मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा है ना कि ये फिर क्या होगा, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये लिखो, ये हो जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अगर इसको सी माना तो ये लिखा है ना सी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो फिर सी किसको हमने माना है, यहाँ पे सी किसको माना है, इंटरसेक्शन बी को, तो इसकी जगह इंटरसेक्शन बी डाल दो। ये तो ऐसे ही मैं करा रहा हूँ, ये हो गया हमारा प्रूफ, हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये तो ऑलरेडी बता रखा है कि अगर ये ऊपर बता दिया है ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अंडर कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी क्या हो हमारा, डिसजॉइंट सेट्स हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। किसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई का नहीं निकालना है, ई कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। कब, जब हमें ये पता है कि एफ अकर्ड हो चुका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अब इसका क्या मतलब है, देख लो, ये पहले बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये तो 1 होता है, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब तुम एस को क्या लिख सकते हो, कोई भी इवेंट ऐसे पता है ना, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है, सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। तो ई यूनियन ई कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ये भी सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तो हमें पता है कि एस को हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, देखो ये जो एस है ना, इसको हमने लिख लिया ई यूनियन ई कंप्लीमेंट, और ये क्या है हमारे पास, स्लैश में एफ है, उसको एफ रहने दिया यहाँ पे। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने, देखो ध्यान से, इसमें हमने ये जो है ना ई यूनियन ई कंप्लीमेंट, ये किसकी जगह लिख दिया, एस की जगह, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमें पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अंडर कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड 1 होगा, तो एस की जगह हमने लिख दिया ई यूनियन ई कंप्लीमेंट गिवन एफ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ए यूनियन बी स्लैश एफ, ये वाला यूज करेंगे, ए यूनियन बी स्लैश एफ किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी स्लैश एफ। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, देखो कहाँ गया, ये गया। तो इसमें ये लिखा ए यूनियन बी टाइप लिखा है ना, ए की जगह ई है, बी की जगह क्या है, ई कंप्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट स्लैश एफ इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको जो है ना राइट हैंड साइड में भेज दो, इसको क्या करो, राइट हैंड साइड में भेज दो। तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारा बस हो गया फॉर्मूला प्रूफ, हो गया फॉर्मूला प्रूफ। ठीक है ना, तो यही प्रॉपर्टी था, 3 प्रॉपर्टी था, इसको देख लेना। और उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या ए की प्रोबेबिलिटी है 7/13, ये ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है। फिर बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है क्या, 9/13, ये बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। फिर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है क्या है, 4/13। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन डेट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन डेट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसका क्या मतलब है कि पहले इन दोनों का न्यूमरेटर में क्या करो, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी दे रखा है क्या, 4/13, और बी क्या दे रखा है, 9/13। तो 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/9। क्लियर है ना यहाँ तक बच्चों? आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। इसमें बोल रहा है फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली है उसके पास 2 चिल्ड्रेन है। ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला कि फैमिली में दो चिल्ड्रन हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ ना कि आउटकम आता है, तो आउटकम में क्या, जैसे हेड और टेल, अगर तुम दो कॉइन को टॉस करोगे तो उसका आउटकम क्या होगा, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो जैसे मैंने बोला ना कि फैमिली में दो चिल्ड्रन है तो क्या क्या हो जाएगा, बॉयज़ बॉयज़ हो सकता है, बॉयज़ गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉयज़ हो सकता है और गर्ल गर्ल। ये इसका सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि अगर सपोज डैट कि मैंने टू कॉइन्स को एक साथ, जैसे मैं बोलूँ कि टू कॉइन्स को मैं एक साथ फेंकूँ, टॉस टुगेदर, टॉस टुगेदर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, टॉस टुगेदर, दो कॉइन को एक साथ फेंकूं या वन कॉइन टॉस टू टाइम्स, ये दोनों एक ही सैंपल स्पेस है, मतलब ये दोनों सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इससे और इससे सेम सैंपल स्पेस आएगा। तो अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं कि बॉय, पहला जो फैमिली में दो चिल्ड्रन है तो पहला भी बॉय है, ये यंगर बॉय है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, यंगर नहीं एल्डर बॉय है, दूसरा क्या हो गया, यंगर बॉय। फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले बॉय हो, उसके बाद मतलब बॉय यंगर हो, एल्डर हो, गर्ल्स क्या हो, यंगर हो, फिर गर्ल एल्डर हो, बॉयज़ यंगर हो, फिर पहले भी गर्ल्स एल्डर हो, उसके बाद दूसरे में गर्ल्स यंगर हो। तो ये चार पॉसिबिलिटी आ सकती है। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। कहने का ये मतलब है कि अगर बोला ना कि फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रन, तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पहले भी बॉय हो, मतलब एल्डर बॉय हो पहला, फिर यंगर बॉय हो, फिर गर्ल एल्डर हो, बॉय यंगर हो, फिर बॉय एल्डर हो, गर्ल यंगर हो, फिर पहले भी गर्ल एल्डर हो और उसके बाद गर्ल यंगर हो। ठीक है, मतलब तुम ऐसे समझो कि जैसे हमने बोला ना कि एक कॉइन को दो बार फेंको या दो कॉइन को एक बार फेंको या एक कॉइन को दो बार फेंको, ये दोनों क्या हमारा सेम सैंपल स्पेस है। तो अगर फैमिली में दो चिल्ड्रन हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो बॉय हो वो एल्डर हो, पहले बॉय ने जन्म लिया हो, फिर उसके बाद फिर दूसरे बॉय ने जन्म लिया हो, मतलब कि पहले बॉय पहला बॉय एल्डर हो, दूसरा भी बॉय क्या हो, यंगर हो, मतलब दो बॉय हो, अब दो में एक एल्डर होगा एक यंगर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखो इसमें क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि हमें पहले देखना है ना कि किस इवेंट का हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो पहला इवेंट क्या बनेगा, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये इवेंट बनेगा। गिवन डैट, गिवन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो हम दो इवेंट बनाएंगे। एक इवेंट तो ये बनाएंगे बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और क्या है, एक इवेंट E2 बनाएंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। और हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है E1/E2 की प्रोबेबिलिटी, ये पूछ रहा है। ये बोल रहा है ना गिवन डैट, यहाँ पे बोल रहा है ना गिवन डैट, इसका मतलब कि ये हैपन हो चुका है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ये हैपन हो चुका है। तो पूछ रहा है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाओ, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले हम क्या बनाएंगे, हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना इवेंट पहचानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इवेंट पहले हो चुका है, उसके बाद उसके होने के बाद किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवेंट पहचानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो सैंपल स्पेस क्या इसने बोला, इसने बोला कि लेट स्मॉल बी स्टैंड फॉर बॉयज एंड स्मॉल जी स्टैंड फॉर गर्ल, द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसने दो इवेंट बना लिया, एक इवेंट ई बनाया, एक इवेंट एफ बनाया। डिनोट द फॉलोइंग इवेंट्स, ई किसे डिनोट कर रहा है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। एफ किसे इवेंट कर रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, मतलब कि जब एफ इवेंट अकर हो गया तो बताओ ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले ई इवेंट हमने लिख लिया, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये हो गया हमारा ई इवेंट, ये क्या हो गया हमारा ई इवेंट हो गया। ठीक है, फिर एफ इवेंट में क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, कम से कम एक लड़का हो। तो क्या होगा, दो लड़का भी चलेगा तो टू बॉयज भी चला, एक गर्ल एक बॉय भी चला, एक बॉयज एक गर्ल भी चला। तो इवेंट ई आ गया, हमें इवेंट एफ आ गया। अब हमें ध्यान में रखना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे, या ये पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे ये पूछ रहा है, मतलब कि जब ये वाला इवेंट अकर हो गया तो बताओ इसके अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब तो सिंपल फॉर्मूला है, ई और एफ का इंटरसेक्शन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, बॉयज़ बॉयज़। और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ की प्रोबेबिलिटी कितने इवेंट्स आ गए, कितने एलिमेंट्री इवेंट्स आ गए एफ में, 3। और सैंपल स्पेस में कितने टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स है, सॉरी टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है सैंपल स्पेस में, 4। तो प्रोबेबिलिटी और एफ क्या हो गया, 3/4 हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ के में क्या मिला हमें, एक एलिमेंट्री इवेंट मिला, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। तो अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ under the condition that E has, sorry, probability of occurrence of event E under the condition that F has already been occurred। F जब occurred हो गया तो बताओ E के occurrence की क्या probability है। मतलब है कि जब at least one child is a boy, ये अगर अकर हो गया तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब तो हमें फॉर्मूला ही पता है, पी क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 1/4 है प्रोबेबिलिटी, फिर एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 है, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, ये क्या आ गया 1/3 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ओके।